नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरबीआई यहाँ पे लेके आया है नए क्रेडिट कार्ड के रूल्स और नए डेबिट कार्ड के रूल्स। उसके साथ साथ बहुत सी पेनाल्टीज जो कि मारी जा सकती हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यूअर के ऊपर। यहाँ पे जो कस्टमर है ओवरऑल, जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाला इंडिविजुअल है, उसके राइट्स को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की गई है। तो एग्जाम में इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में तो न्यूज आपको काम आएगी ही, और ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में एक जनरल अवेयरनेस होना भी यहाँ पे जरूरी है। न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नए नियम कानून निकाले गए हैं ना, नाम क्या है इनका, आरबीआई क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस 2022। ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल है, क्रेडिट कार्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, और ओवरऑल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के रूल किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसमें पेमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डीसीसीबी, एससीबी इन्वॉल्व नहीं है, कवर नहीं होते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कवर होती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, ये यहां पे ओवरऑल इन रूल्स के डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। रही बात कि सर यहाँ पे पेमेंट बैंक को क्यों एक्सक्लूड किया गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को क्यों एक्सक्लूड किया गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को क्यों एक्सक्लूड किया गया है। ये बैंक क्रेडिट कार्ड वैसे भी इशू नहीं कर सकते, हाँ डेबिट कार्ड जरूर इशू कर सकते हैं। बट ओवरऑल सिस्टम को जो यहाँ पे एक मेजर इशू था वो यहाँ पे मेनली जो बड़े बड़े शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थोक के भाव क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रिलीज करती हैं, बेसिकली क्रेडिट कार्ड की फंक्शनिंग के ऊपर यहाँ पे ओवरऑल एक आप कह लो रेगुलेशन रखना जरूरी था। इसलिए नए नियम कानून यहाँ पे लेके आए गए हैं। 1 जुलाई 2022 से भाई ये नई गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। अब हम समझते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या है। कोई एक कंपनी, वो कंपनी बैंक हो सकती है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, उसका जो बोर्ड है वो बोर्ड जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक वो कंपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू नहीं करेगी। ठीक है भाई, ये पहली चीज हो गई। फिर किसी भी कंपनी को अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करने हैं तो हर 6 महीने पे एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, और वो ऑडिट कमेटी इस बात को चेक करेगी कि ये जो क्रेडिट कार्ड इशुइंग वाला जो उनका मैकेनिज्म चल रहा है, क्या सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समय समय पे आरबीआई यहाँ पे केवाईसी के नॉर्म्स लेके आ सकती है। ये केवाईसी के नॉर्म्स समय समय पे आरबीआई अपडेट करती रहती है, और सारे के सारे केवाईसी के अपडेटेड नॉर्म्स यहाँ पे मानने पड़ेंगे इन कंपनीज को, चाहे भले ही को ब्रांडेड कार्ड हो। अब आप बोलोगे सर को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, तो कभी कभी आप देखोगे बैंक्स हो गए, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये क्या करते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाले क्रेडिट कार्ड आपको दे देते हैं, ताकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कोई भी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भराओगे तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे। इस प्रकार की भतेरी स्कीमें चलती हैं, आपको पता ही होगा। इस प्रकार के कार्ड्स को बोलते हैं को ब्रांडेड कार्ड। ये को ब्रांडेड कार्ड कुछ कस्टमर्स केवल एक स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मान लो किसी पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डला रहे हैं, लेकिन उस केस में भी इन को ब्रांडेड कार्ड्स के ओनर्स को भी केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। फिर भाई यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू कर कौन सकता है, तो वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की है, वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली भी इशू कर सकते हैं, या किसी और बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ टाई अप करके भी कर सकते हैं। लेकिन अब समझिए, यहाँ पे अगर कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक अलग से कंपनी बना के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती है, तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। कोई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक अगर अलग से एक कंपनी बना के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को चलानी पड़ चाहती है, तो रिजर्व बैंक की परमिशन लगेगी। इसके एक एग्जांपल मैं बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप बात करो, तो इसने अपना कार्ड लॉन्च किया, और कार्ड सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का नाम था एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एसबीआई के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड इशू करता है। वो अलग बात है कि क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग कि साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, इसमें ये पॉइंट मिलेगा, वो ब्रांचें ही करती हैं। बट इशू करने के लिए एसबीआई ने एक अलग कंपनी बना रखी है, और एसबीआई क्या है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। अब आप बोलोगे सर क्या बार बार आप ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोल रहे हो, क्या होता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, इस 1934 के एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जिन जिन भी बैंकों का नाम लिखा है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए
किसी भी बैंक को पहले अपने आप को सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर लिस्ट कराना पड़ता है। जब एक बैंकिंग लाइसेंस इशू कर देता है आरबीआई तो ऑटोमेटिकली नाम वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अगर एक एनबीएफसी जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, इसको अगर क्रेडिट कार्ड बिजनेस में उतरना है तो भैया इससे पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरबीआई इस एनबीएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा और ओवरऑल इस पर्टिकुलर एनबीएफसी के पास नेट ओन फंड 100 करोड़ का होना चाहिए, तभी अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकता है। और समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पॉलिसी को बदल सकता है। उस केस में ऑब्वियस सी बात है पॉलिसी के साथ अधेरेंस तो करना पड़ेगा ही। प्लस क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां पे बेसिक उस सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में हम पहुंच रहे हैं जिसके लिए नए नियम कानून लाए जा रहे हैं। भैया अनसॉलिसिटेड कार्ड आप इशू नहीं कर सकते, या फिर अनसॉलिसिटेड अपग्रेडिंग आप कार्ड्स की नहीं कर सकते। क्या होता है कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ही अब एसबीआई का कार्ड है, मान लो उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, और मैंने बिल्कुल ही जो सेविंग वाला कार्ड होता है सबसे जो लोअर लेवल वाला होता है मैंने लिया। अब क्या है कि भाई एसबीआई वाले मुझे हर दिन कॉल करें कि नहीं सर हम आपको बड़ा कार्ड दे रहे हैं, उसमें 2 लाख की आपकी लिमिट होगी, आपका साल का इतना पैसा कटेगा। तो ये क्या है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला मेरे को लिमिट बढ़ा के कार्ड देने की कोशिश कर रहा है, इसको आप बोलोगे अनसॉलिसिटेड कार्ड। तो अगर कोई कार्ड, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड बना के, मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक में, आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उस बैंक वाले ने ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड बना के आपको भेज दिया बिना पूछे, तो ये अनसॉलिसिटेड कार्ड हो जाएगा। या मान लो पहले से कोई कार्ड था, उसकी 1 लाख की लिमिट थी, ऑटोमेटिकली उसकी 2 लाख की लिमिट कर दी, ठीक है ना, तो इस केस में आप उसको बोलोगे अनसॉलिसिटेड अपग्रेडिंग। ये दोनों ही प्रोहिबिटेड है। चाहे आपको नया कार्ड इशू करना हो, चाहे आपको पुराने ही कार्ड की लिमिट बढ़ानी हो, इन दोनों ही चीजों को करने के लिए जो कार्ड होल्डर है उसकी रिटन परमिशन चाहिए। अगर रिटन परमिशन यहां पे नहीं होगी तो बाद में यहां पे आप कह लो कि जितना भी पैसा यहां कस्टमर का खत्म हो रहा है उतना तो वापस करेगी ही बैंक, उसके दुगनी पेनाल्टी भी देगी आरबीआई को। समझ गए? तो मान लो, समझिए कि भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और मेरी अकाउंट जो बैंक हिस्ट्री है उसमें जो फाइनेंसेस है तो ठीक है, तो बैंक ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, और वो क्रेडिट कार्ड मान लो मेरे पास नहीं पहुंचा, बीच में कुछ फ्रॉड हो गया, उसमें से पैसे निकल गए। तो इस प्रकार के फ्रॉड के लिए, इस प्रकार के अनसॉलिसिटेड कार्ड्स में जो पूरा का पूरा खर्चा है वो बैंक उठाएगी, कस्टमर के ऊपर यहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाएगी। और भाई अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट देनी पड़ेगी लिखित में, या फिर अगर अपना कार्ड अपग्रेड भी करा रहे हो तो भी आपको लिखित में यहां पे ओवरऑल अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। और अगर कंसेंट पॉसिबल नहीं, आप डिजिटल मीन से कंसेंट देते हो, तो वो चीज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताएगा कार्ड इशू है वो बैंक की, हाँ भाई हमने इससे इस प्रकार की कंसेंट ली है और इसके हिसाब से हमने इसको कार्ड इशू किया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कार्ड के, क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है लोग लौटा नहीं पाते हैं, तो उस केस में जो कार्ड इश्यूअर्स हैं वो थर्ड पार्टी एजेंट्स को हायर करते हैं, कुछ गुंडे टाइप को हायर करते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग पैसे को निकलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंटिमिडेट किया जाता है, कार्ड होल्डर को हैरेस किया जाता है। ये सब चीजें यहाँ पे बंद होंगी, ये भी यहाँ पे आरबीआई ने बोलती है। फिर भाई डेबिट कार्ड्स की बात कीजिए। डेबिट कार्ड्स केवल उन कस्टमर्स को इशू किए जाएंगे जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 2 ही प्रकार के तो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। नहीं दोस्तों, और भी प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है। सैलरी अकाउंट होता है, हालांकि सैलरी अकाउंट ज्यादातर केसेस में सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में आता है। फिर एक होता है एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट के कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। हालांकि डेबिट कार्ड केवल सेविंग बैंक अकाउंट या फिर करंट अकाउंट वाले को ही दिया जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगर कोई एक इंडिविजुअल बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके साथ साथ मैंडेटरी उसको डेबिट कार्ड इशू करना जरूरी नहीं है। आप किसी कस्टमर को जबरदस्ती डेबिट कार्ड इशू करो, ये चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कार्ड खो जाता है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, तो उस केस में जो कार्ड इशूअर है उसको तुरंत लॉस्ट कार्ड को ब्लॉक करना है। उसके लिए जो कार्ड इशूअर है वो प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एडवांस में ही कार्ड होल्डर को इशू करेगा कि कैसे आपको लॉस को रिपोर्ट करना है, थेफ्ट को रिपोर्ट करना है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ कार्ड को रिपोर्ट करना है या पिन को रिपोर्ट करना है। इसके लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन बनाना, डेडिकेटेड मेंबर बनाना एसएमएस का, डेडिकेटेड ईमेल आईडी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बनानी जरूरी है। और कार्ड जो होल्डर है उसने जैसे ही कंप्लेन रेज की, उसकी कंप्लेन को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसके कार्ड को ब्लॉक करने के बाद उसे कंफर्मेशन देना भी अर्जेंट बेसिस पे जरूरी है।
फिर भाई कुछ नॉर्मल सी बातें कि भाई समय पे बिल्स और स्टेटमेंट्स को डिस्पैच किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड का बिल देने के बाद कम से कम 14 दिन का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे एक इंडिविजुअल को कि वो अपना बिल यहाँ पे भर सके, इससे पहले कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज होने लगे। कई बार क्या होता है कि कस्टमर भूल जाता है, उसको बिल नोटिफाई भी नहीं होता और उसको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। प्लस मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन अगर हुई है क्रेडिट कार्ड के ऊपर और जो कार्ड होल्डर है, जो कस्टमर है, वो बोल रहा है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं की है, ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंटरेस्ट या कोई भी चार्जेस जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक कार्ड इशूअर चार्ज नहीं करेगा कस्टमर के ऊपर। प्लस मान लो कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स कोई पेमेंट करते हैं, अब वो पेमेंट का रिफंड आ गया, ठीक है, या फिर वो पेमेंट फेल्ड हो गई या पेमेंट बाद में वापस आई और ओवरऑल उस टाइम पीरियड में पूरा का पूरा बिल पे कर चुका है कार्ड होल्डर, तो उस केस में जो भी कार्ड की लिमिट है, मान लो 1 लाख कार्ड की लिमिट है, तो इस 1 लाख का आप कह लीजिए 1% या 5,000 जो भी कम है, उससे अगर एक्स्ट्रा पैसा क्रेडिट में पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के, तो उस एक्स्ट्रा क्रेडिट वाले पैसे को कस्टमर से पूछने के बाद ही कार्ड में बैलेंस रख सकती है वो पर्टिकुलर कार्ड इशूअर। समझिए बात को। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना। अब मैंने इसमें कुछ पेमेंट्स वगैरह की, वो पेमेंट मेरे पास मान लीजिए 2,500 रुपए की पेमेंट इसमें वापस रिफंड हो गई और मैंने अपने पूरे बिल भर रखे हैं, तो मेरी पूरी की पूरी लिमिट बची हुई है। तो इस हिसाब से अब मेरे कार्ड में कितने हो गए, 1,02,500 रुपए। अब होता यह है कि जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट अगर पूरी बची है और आपने अपने क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट में रख रखा है, तो जो एक्स्ट्रा क्रेडिट का पैसा होता है ना, वो होता है बैंक के पास और बैंक उस पे ब्याज खा रहा होता है, आपको उस पे कुछ नहीं मिलता है। तो यहां पे आरबीआई ने स्पेसिफिकली क्लियर किया है कि या तो 1% या 5,000 रुपए जो भी कम है, अगर उससे ज्यादा आपके क्रेडिट में पड़ा हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड में, तो उस केस में बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा, मतलब कार्ड होल्डर को, और कार्ड होल्डर स्पेसिफिक परमिशन लेगा। अगर कार्ड होल्डर बोलता है कि ठीक है क्रेडिट में पड़ा लेने दो, तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कार्ड होल्डर जिस भी बैंक अकाउंट का नंबर देगा उसमें क्रेडिट कार्ड वालों को पैसा वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कस्टमर का एक लिमिट से ज्यादा पैसा क्रेडिट पे कार्ड इशूअर नहीं रख सकता। तो चाहे किसी भी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है, अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपकी तरफ से वहां पे पड़ा है कार्ड के अंदर, तो उस पैसे को एक लिमिट से ज्यादा रखने के लिए या तो वो कार्ड इशूअर कार्ड होल्डर से परमिशन लेगा, नहीं तो उसके अकाउंट पे पैसा रिटर्न करेगा। फिर भाई कॉन्फिडेंशियल कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये तो खैर पहले भी थी कि भाई देखो क्या होता है कि जब क्रेडिट कार्ड आपको कोई बैंक देती है तो आपके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वो इंफॉर्मेशन बैंक के पास रहती है। ये इंफॉर्मेशन बैंक किसी को रिलीज नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं वो जब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उसके बाद फर्जी टाइप के कॉल आपके आने लगेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड को हैक करने के लिए, पैसे इलीगल तरीके से आपके कार्ड से निकालने के लिए। इनसे भी यहां पे बचने की जरूरत है। फिर आप देखो ये रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म, कि भाई कार्ड इशूअर्स एक मैकेनिज्म पुट करेंगे, उसको वाइड पब्लिसिटी देंगे। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर होना, ईमेल आईडी होना, पोस्टल एड्रेस होना रिड्रेसल ऑफिसर का, ताकि एक कार्ड होल्डर को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो अपने ग्रीवेंसेस को इस रिड्रेसल ऑफिसर के सामने रख सके। जो कॉल सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, यहाँ पे जो स्टाफ बैठाया जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाए, वो कंप्लेन वगैरह रेज कर सके, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को फॉलो अप कर सके। यहाँ पे एक कंप्लेंट नंबर इशू किया जाएगा, एक डॉकेट नंबर इशू किया जाएगा। काफी सारे ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे जो अलग अलग कंपनीज क्रेडिट कार्ड इशू कर रही हैं, हो सकता है उनके लिए मैकेनिज्म लेके आए गए। जो बड़े बड़े बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, सिटी बैंक हो गया, वो ये सारे रिड्रेसल ग्रीवेंस मैकेनिज्म अभी भी देते हैं। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, कार्ड issuer shall be liable to compensate the complaint for the loss of time, expenses, financial loss, as well as for the harassment and mental anguish suffered for fault of the card issuer and where the grievance has not been rehearsed this time। मतलब अगर ओवरऑल कस्टमर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी की गलत बर्ताव के चलते उसका खर्चा हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसको हैरेसमेंट हुआ, तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन मिलना चाहिए कार्ड इशूअर की तरफ से। किसको? कार्ड होल्डर को। ओके, और अगर कार्ड इशूअर की तरफ से कंप्लेन रेज करने के बाद 1 महीने के अंदर सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं आता कार्ड होल्डर के पास, तो कार्ड होल्डर सीधे आरबीआई के पास जा सकता है अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कराने के लिए। तो एक छोटी सी न्यूज मैंने यहां पे आपके साथ डिस्कस की, ये एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही,
डिजिटल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ज्यादातर लोग यूज करते हैं और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी न्यूज में, और हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है कि भाई डिजिटल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार क्या क्या कर रही है, तो इन नए नियम कानूनों को भी आप कोट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, पढ़ते रखते रहिए, हैव अ ग्रेट डे।